गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है टिश्यू। तो आज की क्लास में देखिए हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, देन हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम प्लांट टिश्यू आज स्टार्ट कर देंगे और प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या करेंगे, थॉरोली पढ़ लेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर में। देखिए डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें सिर्फ एक ही सेल होती है और वही सेल क्या करती है, सारी की सारी जो बेसिक लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है उस ऑर्गेनिज्म की क्या करती है, परफॉर्म करती है। जैसे मान लीजिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, या तो अमीबा ले लीजिए या पैरामीशियम, ऐसे बहुत सारे होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें सिर्फ एक ही सेल होती है और वही सेल क्या करती है, सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो क्या करती है, परफॉर्म करती है इन ऑर्गेनिज्म्स के लिए। जैसे कि मूवमेंट ऑफ सेल, इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस का जो एक्सचेंज होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, रेस्पिरेशन होगा, ऑस्मो रेगुलेशन होगा एंड एक्सक्रीशन होगा। ये सारे के सारे फंक्शन एक ही सेल करती है। तो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर का कोई काम नहीं होता। मगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इनमें किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को एफिशिएंटली करने के लिए कुछ पर्टिकुलर क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती है। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल जो होती है वो सारे के सारे फंक्शंस नहीं करती है, वो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस जो वो एफिशिएंटली कर सकती है उन्हीं को वो क्या करती है, परफॉर्म करती है। बाकी के फंक्शंस वो परफॉर्म नहीं करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। और इस तरह का जो ग्रुप बन जाता है सेल्स का, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को एफिशिएंटली कर पाती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। वो सारी की सारी सेल्स का जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब देखिए जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। उसी के कारण क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो मूव कर पाते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ह्यूमन बींग्स में जो मसल्स की सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। उसी के कारण क्या होता है, उनके अंदर मूवमेंट हो पाता है। तो यहाँ पे मसल सेल्स का क्या काम होता है, उनका सिर्फ एक ही पर्टिकुलर काम है, मूवमेंट। उनका काम क्या होता है, मूवमेंट का उनका काम होता है। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं, द टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय बिचेट। ये बिचेट ने दिया था 1792 के अंदर। और स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन देखिए, अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। देखिए टिश्यू क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है किसका, सेल्स का। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है। और ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम करती हैं और ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। मतलब टिश्यू क्या हो गया, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, ये मिलाकर काम करेंगी और एक ये पर्टिकुलर फंक्शन को ही क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है और नर्व सेल्स आती हैं। क्या आते हैं, नर्व्स आती हैं।
इन सब का क्या होता है, इन सब का बेसिक फंक्शन क्या होता है, एक ही होता है, किसका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। देखिए नर्वस सिस्टम करता क्या है, मान लीजिए कोई एक पर्सन कहीं पर जा रहा है, उसके सामने कोई स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस वो एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं जिसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्ड करता है। मान लीजिए एक पर्सन जा रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, वो अपनी कार लेके जा रहा है और उसने देखा उसकी कार के आगे कोई आ गया, तो वो क्या करेगा, एकदम से ब्रेक मार देगा, एकदम से क्या करेगा, ब्रेक मार देगा। तो ये किसके कारण होता है, ये नर्वस टिश्यू का काम होता है। ये किसका काम होता है, नर्वस टिश्यू का काम होता है। मान लीजिए किसी ने हमें सुई चुभोई, तो हम क्या करते हैं, अपना हाथ अपने आप ही पीछे हटा लेते हैं। तो यहाँ पे भी कौन काम कर रहा है, नर्वस टिश्यू की सेल्स क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो नर्वस टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स होंगी उनका बेसिक काम क्या होगा, उनका बेसिक एक ही काम होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। किसका काम होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होते हैं उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। अभी ऐसे बहुत सारे हमने एग्जांपल्स पढ़ने हैं, ये बस आपको मैंने एक बेसिक फंक्शन बताया है। अब देखिए एक बार दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है, और ये मिलाकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या होती है टिश्यू की। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज ब्रॉट अबाउट अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें टिश्यूज के कारण डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है। क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है। मतलब एक सेल को सारे के सारे काम नहीं करने हैं, वो वही काम करती है जिसमें वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, बाकी के काम वो नहीं करती है। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। ये टिश्यूज के कारण ही होता है। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर आया किसके कारण है, ये टिश्यूज के कारण ही डिवीजन ऑफ लेबर आया है। सेकंड देखिए, टिश्यूज बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम। अब टिश्यू जो होते हैं ये आपस में ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपस में मिलाकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले सेल्स होती है, सेल्स से बनता है टिश्यू। टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो मिलाकर बनाता है ऑर्गन, और जो ऑर्गन्स का ग्रुप होता है वो मिलाकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इसका मतलब टिश्यू का कौन सा नंबर आएगा, नंबर 2 आएगा। सबसे पहले सेल्स होती है, सेल्स को मिलाकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज को मिलाकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलाकर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बनता है। अब देखिए थर्ड फंक्शन, वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल हैज डिक्रीज ड्यू टू द ओरिजिन ऑफ टिश्यूज। अब देखिए टिश्यूज के आने से हुआ क्या है, टिश्यूज के कारण होता क्या है, जितनी भी सेल्स होती है उनका वर्कलोड क्या होता है, कम हो जाता है। जब उनका वर्कलोड कम हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को एफिशिएंटली कर पाएंगे। अच्छा अब देखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव हायर सर्वाइवल। देखिए टिश्यूज के कारण क्या होता है, वर्कलोड जो होता है सेल्स का कम हो जाता है, इंडिविजुअल सेल्स का कम हो जाता है। तो उस केस में वो जो भी फंक्शन करेंगी वो एफिशिएंटली कर पाएंगी। क्या कर पाएंगी, एफिशिएंटली कर पाएंगी। इस कारण क्या होता है, जो सेल्स की एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है, और इसी कारण जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इनके सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है, इसी के कारण डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है, इसी के कारण डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है टिश्यूज के कारण। दूसरा, टिश्यूज मिलाकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलाकर क्या बनता है, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बनता है। अब देखिए टिश्यूज के कारण हुआ क्या है, सेल्स के ऊपर वर्कलोड कम हो गया है, सेल्स के ऊपर वर्कलोड क्या है, कम हो गया है। और वर्कलोड कम होने के कारण क्या होता है, जो सेल्स होती हैं पर्टिकुलर फंक्शन को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाती हैं, और उस कारण क्या होता है, रेट ऑफ सर्वाइवल क्या होता है,
मल्टी सेलुलर का ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा टाइम तक टिक पाते हैं, मतलब उनकी एज जो होती है वो ज़्यादा होती है यूनिसेलुलर के मुकाबले नॉर्मली। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है जो प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़, मतलब ये अलग अलग तरह के टिश्यूज़ से क्यों बने होते हैं। देखिए इसके कुछ रीज़न होते हैं, वो समझ लीजिए। सबसे पहला, जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होने के कारण क्या होता है, ये अपना खाना खुद ही फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपनी बॉडी के अंदर बना देते हैं। ऐसा इंसानों में नहीं होता है। ऐसा क्या होता है, एनिमल्स के अंदर नहीं होता है। जितने भी एनिमल्स होंगे, जो अब ह्यूमन बीइंग है ये भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें ऐसा नहीं होता है। उनको खाने के लिए किनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा देखिए, प्लांट्स जो होते हैं ये हमेशा स्टेशनरी रहते हैं, ये एक जगह क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो इनको एक प्लेस से दूसरी जगह नहीं घूमना होता है, इनको मूवमेंट जो होती है एक प्लेस से दूसरी जगह नहीं करनी होती है। अच्छा, सिंस दे डू नॉट कंज्यूम और नीड मच एनर्जी, सो मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर सपोर्टिव इन नेचर। देखिए इनका खाना जो होता है इनकी बॉडी के अंदर खुद ही बन जाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उस कारण क्या होता है, इनको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब इनको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो इनको मूवमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो सपोर्टिव नेचर में होते हैं। सपोर्टिव मतलब जो इनको सपोर्ट कर सके, जो इनको स्ट्रॉन्ग कर सके। स्ट्रॉन्ग मतलब एक ही जगह खड़ा कर सके, प्लांट्स को फर्म तरीके से एक ही जगह पर खड़े रहने में जो मदद कर सके, ऐसे इनमें टिश्यूज़ क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इनके पास कौन से टिश्यू होंगे, जो इनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, जो इनको मजबूती है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हम सीमेंट क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि बिल्डिंग टिकी रहे। वो उसको क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है। इसी तरीके से प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती हैं। अच्छा, अब आप आ जाइए एनिमल्स के ऊपर। देखिए एनिमल्स जो होते हैं वो हिट्रोट्रॉपिक होते हैं। हिट्रोट्रॉपिक होने के कारण क्या होता है, उनको दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है खाने के लिए। इसी कारण उनको एक जगह से दूसरी जगह क्या करनी होती है, मूवमेंट करनी होती है। दूसरा, इनको जीवन साथी भी चाहिए होता है, और तीसरा इनको शेल्टर भी चाहिए होता है। तो इसलिए इनको जो होती है वो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किन के मुकाबले, प्लांट्स के मुकाबले। तो इस कारण होता क्या है, इनके पास ऐसा टिश्यू होगा जिनकी सेल्स में लिविंग प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा हो, लिविंग प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा हो। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, जितने भी प्लांट टिश्यूज़ होते हैं ये सपोर्टिव होते हैं नेचर पे। क्या होते हैं, सपोर्टिव होते हैं नेचर में। क्यों, इनको ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना ही नहीं होता। क्यों, इनकी बॉडी के अंदर खुद ही क्या होता है, खाना बन जाता है। तो फूड की सर्च में इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनके पास कैसी सेल्स होनी चाहिए, जो इनको सीधा खड़ा कर सके, प्लांट को क्या करे, सीधा खड़ा कर सके। जबकि एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। क्यों, ये अपनी बॉडी के अंदर खुद तो खाना बना नहीं सकते हैं, तो उस केस में इनको खाने के लिए क्या करना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है। मूवमेंट करेंगे तो उतनी ज़्यादा इनको क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस केस में इनका जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होती हैं, उसमें लिविंग प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए इसके बाद आता है, हमें प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले देखिए, इन प्लांट सेल्स डेड सपोर्टिव टिश्यूज आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यू। देखिए जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डेड और सपोर्टिव टिश्यू ज़्यादा होते हैं, किनके कंपैरिजन में, लिविंग टिश्यूज़ के मुकाबले। एनिमल्स में, इन एनिमल्स लिविंग टिश्यूज आर मोर कॉमन एज कंपेयर टू डेड। मतलब यहाँ पे जो है डेड टिश्यूज ज़्यादा होंगे और यहाँ पे लिविंग टिश्यूज ज़्यादा होंगे।
अच्छा, जितने भी प्लांट टिश्यूज होते हैं इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। इनमें जो टिश्यूज होते हैं उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? कम होती है। एनिमल्स में क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्लांट टिश्यूज जो होता है इसको हम मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये अभी हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक तो वो होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, परमानेंट वो होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं होते हैं। इस तरह का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो एनिमल टिश्यूज़ के अंदर नहीं होता है। इसके बाद आता है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसकी सेल्स ना कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है। कंटिन्यूसली क्या होती है? डिवाइड होती रहती है। इसी कारण क्या होता है, जो प्लांट होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट लाइफ होती रहती है। मगर जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। इनकी जो ग्रोथ होगी वो थ्रू आउट लाइफ नहीं होगी, मगर रिप्रेजेंटेटिव ग्रोथ जो होती है वो चलती रहती है। देखिए एक तो हो गया मान लीजिए हाइट बढ़ना, मसल्स बढ़ना, तो ये जो है पूरी ज़िंदगी नहीं चलता है एनिमल्स का। मगर अगर ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए, अगर ये ज़्यादा खाना खाते हैं और वर्कआउट कम करते हैं तो इस केस में क्या होता है? पेट निकल आता है। तो पेट निकलने की कोई वो एज नहीं होती है। अब देखिए जितने भी प्लांट टिश्यूज़ होते हैं ये काफ़ी सिंपल होते हैं, मगर जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब प्लांट के अंदर जो टिश्यू होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन वो स्टेशनरी हैबिट्स के लिए बनी होती है। स्टेशनरी हैबिट्स मतलब प्लांट एक जगह ही खड़ा रहे थ्रू आउट लाइफ, उस तरह के उसके क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं। अच्छा, मगर जो एनिमल्स होते हैं इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो हाई मोबिलिटी वाले होते हैं। हाई मोबिलिटी मतलब जिसमें मूवमेंट ज़्यादा हो सके, जिसमें मूवमेंट ज़्यादा हो सके। तो देखिए एक बार शॉर्ट में दोबारा से बता देता हूँ। जितने भी प्लांट टिश्यूज़ होते हैं ये सपोर्टिव नेचर में ज़्यादा होते हैं और इनमें लिविंग टिश्यूज़ क्या होते हैं? कम होते हैं और डेड टिश्यूज़ क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ऐसे टिश्यूज़ ज़्यादा होंगे जिनमें डेड सेल्स हों और ऐसे टिश्यूज़ कम होंगे जिनमें लिविंग सेल्स हों। जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर डेड सेल्स वाले टिश्यूज़ कम होते हैं और लिविंग सेल्स वाले टिश्यूज़ क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं इनकी सेल्स को कम मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए होती है, एनिमल्स वालों को ज़्यादा चाहिए होती है। प्लांट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो जिसमें कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है, इसमें सारे के सारे लिविंग सेल्स होती हैं। परमानेंट में ज़्यादातर क्या होते हैं? डेड सेल्स होती हैं। ऐसा डिफ्रेंशिएशन हम एनिमल सेल्स के अंदर नहीं करते हैं। इसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता क्या है? प्लांट्स जो होते हैं इनकी ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो पूरी उम्र नहीं चलती है। प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं इनके अंदर जो सेल्स होंगी वो सिंपल होंगी, मगर एनिमल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ इस तरीके से होंगे ताकि वो एक ही जगह क्या करें? स्टैंड रहने में प्लांट को क्या करें? हेल्प कर सके। जबकि टिश्यूज़ एनिमल्स के अंदर जो होते हैं ये उनको मूवमेंट में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इनमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो इस तरह से होते हैं ताकि हाई मोबिलिटी हो सके, किसकी? एनिमल्स की। अब देखिए, अब हम शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं प्लांट टिश्यू कितने तरह का होता है। तो देखिए सबसे पहले आता है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं इनमें डिवीज़न की कैपेसिटी होती है, डिवीज़न की कैपेसिटी होती है और यही क्या होते हैं? ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि जो परमानेंट होते हैं ये मैच्योर सेल्स होती हैं। मेरिस्टेमेटिक जो होती है ये मान लीजिए एक तरह से यंग सेल्स होती हैं और परमानेंट जो होती है वो मैच्योर सेल्स होती हैं। इनमें जो
डिवीज़न की कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, आप बेसिकली ये कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कैपेबल होता है डिवीज़न के लिए, कैपेबल होता है डिवीज़न के लिए, और जो परमानेंट टिश्यू होता है ये क्या होता है, कैपेबल नहीं होता डिवीज़न के लिए। इसमें जो डिवीज़न होता है वो ना के बराबर ही होता है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरीके का होता है, एक होता है एपिकल, दूसरा होता है लेटरल और तीसरा होता है इंटरकैलरी। तीसरा क्या होता है, इंटरकैलरी। एपिकल जो होता है ये स्टेम्स और रूट्स की ग्रोथ बढ़ाने के काम आता है, उनकी क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। जो लेटरल होता है, लेटरल क्या करता है, इसकी गिर्थ बढ़ाने के काम आता है। लेटरल क्या करता है, गिर्थ बढ़ाने के काम आता है। डायमीटर जो होता है प्लांट का या ट्री का, उसको बढ़ाने के काम आता है। इंटरकैलरी जो होता है ये नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में पाया जाता है, या तो ये नोड्स पे होगा या इंटरनोड्स के बीच में होगा। तो अब देखिए, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसको हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। ये पूरी की पूरी जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इसको हम क्या करेंगे बाद में, जब ये पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू हो जाएगा उस वक्त हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारा मोटिव क्या है, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ने का मोटिव है। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका पहले नेचर देख लीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं इनकी जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली क्या करती है, डिवाइड करती रहती हैं, और इन्हीं के कारण क्या होता है, लेंथ जो होती है स्टेम्स और रूट्स की, वो इसी के कारण क्या होती है, बढ़ती है। अच्छा, अब देखिए इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। इनका सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, सिमिलर होगा। एंड हैव थिन सेलुलोस वॉल, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं और किसकी बनी होती है, सेलुलोस की बनी होती हैं। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं ये स्फेरिकल भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं, और पॉलीगोनल या रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं शेप में। थर्ड, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब क्या होता है, इनकी सेल्स के बीच में स्पेस क्या होती है, ना के बराबर होती है। स्पेस क्या होती है, ना के बराबर होती है। आगे देखिए, ईच मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन डेंस एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड हैज सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डेंस होता है, और इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा एक ही न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट देखिए, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। इनमें कुछ ही वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं होते। तो सबसे पहले एक बार दोबारा समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहला, जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनकी जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, सेलुलोस की बनी होती है। इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल या रेक्टेंगुलर, किसी भी शेप की ये हो सकती है। इनके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होती है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है सॉरी, वो बहुत ही कम होती है। मतलब सेल्स जो होती है एक के साथ एक चिपकी हुई होती है, जैसे टाइल्स होती हैं। जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी इनका साइटोप्लाज्म बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डेंस होता है, और इनके पास एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके पास बहुत ही कम वैक्यूल होते हैं या वैक्यूल होते ही नहीं है। तो ये क्या होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है अक्रंस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ग्रोथ टिश्यूज, इन्हीं के कारण ग्रोथ होती है, एंड आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। जहाँ जहाँ प्लांट की ग्रोथ होगी ये वहाँ पर आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे, वहाँ पर क्या होंगे, ये मिल जाएंगे। अब देखिए, ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है एपिकल, दूसरा होता है लेटरल, और तीसरा होता है इंटरकैलरी। देखिए एपिकल क्या होता है, दीज आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये कहाँ पर होता है, एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स और रूट्स। मतलब स्टेम्स के तो अपर पार्ट में होते हैं और रूट्स के क्या होते हैं, बॉटम वाले पार्ट में होते हैं।
एपिकल मेरिस्टेम्स आर ऑल्सो फाउंड एट अपाइसिस ऑफ द लीव्स, ये लीव्स के अपाइसिस पर भी होते हैं। मतलब जो भी ग्रोथ होगी वो इन्हीं के कारण होगी। स्टेम्स की लेंथ बढ़ना है या रूट्स की लेंथ बढ़ना है, वो सारे के सारे क्या होंगे, इन्हीं के कारण होंगे। अब देखिए सेकंड है लेटरल मेरिस्टेम्स। दीज आर फाउंड बीनीथ द बार्क एंड इन वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट्स रूट्स एंड स्टेम्स। देखिए ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जो बार्क होता है जैसे मान लीजिए आपको एक पेड़ दे रखा है, जिस बाहरी सरफेस को आप टच करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। उसके अंदर होता है, उसके बीनीथ मतलब उसके अंदर की तरफ होता है। या फिर ये वेस्कुलर बंडल्स में मिलेंगे डाइकोट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स और स्टेम्स के अंदर। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। दे अकर इन थिन लेयर्स, ये पतली पतली लेयर्स के अंदर होते हैं। और ये किस कारण ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये थिकनेस मतलब मोटाई के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब हाइट जो बढ़ेगी प्लांट या उसकी ट्री की, वो एपिकल मेरिस्टेम के कारण बढ़ेगी, और उसकी जो मोटाई बढ़ेगी वो किसके कारण बढ़ेगी, लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ेगी। अब देखिए थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स, या तो ये जो लीव्स होती है उनके बेस में होता है, या फिर ये इंटर नोड्स में होता है। ये कहाँ पर होता है, इंटर नोड्स के अंदर होता है। अभी आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए ये आपको डायग्राम दे रखा है इन्होंने, तो ये तो टॉप है, तो यहाँ पर क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा। और ये देखिए ये मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये लेटरल होगा। कौन सा होगा, लेटरल होगा। और ये आपका नोड्स होते हैं, ये नोड्स हो गए और ये नोड्स हो गए, जो बेस होता है लीव्स का। और इनके बीच की जो स्पेस होती है, ये जो स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। यहाँ पर कौन सा होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। यहाँ पर कौन सा होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए ये टॉप है स्टेम का, यहाँ पे एपिकल होगा, और ये जो मोटाई बढ़ाता है ये कौन सा होगा, लेटरल। ये क्या करता है, डायमीटर बढ़ाता है पेड़ का, ट्री का या फिर प्लांट का। और देखिए ये आपको मान लीजिए ब्रांचेस दे रखी हैं या मान लीजिए लीव्स दे रखी हैं, तो इनका जो बॉटम होता है इसे हम बोलते हैं नोड्स। एक नोड ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इनके बीच की जो स्पेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो यहीं पर कौन होगा, यहीं पर आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा। तो इस डायग्राम को ना आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो अब देखिए इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्ट्स एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यूज डेवलप। देखिए जितने भी टिश्यूज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये बाकी सब टिश्यूज का क्या होता है, पेरेंट होता है। दूसरा, दीज टिश्यूज टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और इन्हीं के कारण क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्यों, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं नई सेल्स को बनाने के लिए। थर्ड, विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम प्लांट्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, न्यू ब्रांचेस, न्यू रूट्स, न्यू फ्लावर्स, फ्रूट्स। देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इन्हीं के कारण जो होता है प्लांट थ्रू आउट लाइफ नई नई लीव्स बनाते रहते हैं या ब्रांचेस बनाते हैं, किसकी, स्टेम्स की, रूट्स की, या नए नए फ्लावर या फ्रूट क्या करते हैं, वो बनाते रहते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर इंजरी हो जाती है तो उसको हील करने के लिए भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए बहुत तेज़ हवा आती है उस कारण क्या होता है, प्लांट मुड़ जाता है,
तो उसको सीधा करने के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही क्या होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए इसके काम क्या क्या होते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले सारे के सारे टिश्यूज़ जो होते हैं इसी से बनते हैं, तो एक तरीके से पेरेंट टिश्यू हो गया बाकी सारे से टिश्यूज़ का। सेकंड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही नई सेल्स बनती हैं, तो इसका मतलब ग्रोथ के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होगा। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की हेल्प के कारण ही क्या होता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो थ्रू आउट देयर लाइफ्स नई नई लीव्स क्या करते हैं, बनाते रहते हैं, नई ब्रांचेस आती रहेंगी, जो रूट्स हैं उसमें भी नई ब्रांचेस इसी के कारण आती है, नए नए फ्लावर बनते रहेंगे, नए नए फ्रूट क्या होंगे, बनते रहेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं पर इंजरी हो जाती है प्लांट को, तो उसको हील करने के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए बहुत तेज़ हवा आ जाती है, आंधी आ जाती है, तो उस केस में उस प्लांट को सीधा खड़ा करने में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है तीन तरीके का होता है। अब तीनों का हम क्या करते हैं, फंक्शन अलग अलग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या करता है, रूट्स और स्टेम्स की लेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। रूट्स और स्टेम्स की लेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। इसी के कारण क्या होता है, प्लांट की हाइट बढ़ती है। प्लांट की हाइट क्या होती है, इसी के कारण बढ़ती है। और इसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। अब देखिए, लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, इट कॉजेज द ऑर्गन टू इंक्रीज इन डायमीटर एंड गिर्थ। ये क्या करता है, जो पेड़ हो गया, प्लांट हो गया, उसका डायमीटर बढ़ाता है, उसका डायमीटर बढ़ाता है। मतलब हाइट बढ़ेगी तो एपिकल के कारण, और अगर डायमीटर बढ़ रहा है तो वो किसके कारण होगा, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। इसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम देख लिए, इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द ऑर्गन सच एज लीव्स एंड इंटरनोड्स। ये क्या करता है, लेंथ बढ़ाता है ऑर्गन्स की, जैसे लीव्स हो गई या इंटरनोड्स, इनकी लेंथ क्या करता है, यही बढ़ाता है। ये आपको डायग्राम दे रखा है इन्होंने, इसमें आपको क्या है, ज़्यादातर ये डायग्राम खुद ही बना के दे देते हैं, और आपको क्या करना है, तीनों चीज़ें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी होती है। तो ये जो टॉप है, ये तो एपिकल मेरिस्टेम होगा यहाँ पर, इसी के कारण क्या होती है, उसकी लेंथ बढ़ती है। और ये जो है, ये होगा लेटरल मेरिस्टेम, इसके कारण क्या होता है, डायमीटर बढ़ता है। ये मान लीजिए लीफ है, तो ये जो हो गया नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, और एक नोड यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर और ये इंटरनोड, दो नोड्स के बीच की जो स्पेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। यहाँ पर कौन सा होता है, यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। तो आप ये अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद आता है आपको कैसे पता लगेगा, हमें एक एक्टिविटी करनी है कि हमें कैसे पता लगा कि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो ही क्या करता है, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 अनियन ले लेंगे, 2 क्या करेंगे, अनियन बल्ब ले लेंगे, और उनको क्या करेंगे, जार के ऊपर रख देंगे, जार के ऊपर रख देंगे। उस जार को हमें क्या करना है, पूरा का पूरा पानी के अंदर, पूरा का पूरा पानी से क्या करना है, भर देना है। और उस जार के मुंह पर हमने क्या किया, 2 जार लिए और 2 अनियन बल्ब लिए, और उनको क्या किया, हमने उसके ऊपर रख दिया। अच्छा, वो इस तरीके से रखना है ताकि जो अनियन के हेयर्स होंगे वो पानी के अंदर डिप रहें, पानी के अंदर डिप रहें। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से। ये आपको जार दे रखा है, इसे हमने पानी से भर रखा है, और ये अनियन बल्ब है। देखिए, इसके ये जो हेयर्स हैं ये पानी के अंदर क्या है, डिप है। तो ऐसे आपको 2 जार लेने हैं, दोनों को पानी से अच्छे तरीके से भर देना है, पूरा का पूरा ऊपर तक पानी से भर देना है, और उनमें हमने क्या करना है, 2 अनियन बल्ब क्या करने हैं, रख देने हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। हर रोज़ क्या करेंगे, हम अनियन बल्ब को निकालेंगे,
हर रोज़ हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों अनियन बल्ब को निकालेंगे। डे 1 पे हम देखेंगे जो जार ए में है और जो जार बी में है उनकी लेंथ क्या है। फिर डे 2 में हम ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे डे 3 में देखेंगे। अच्छा, डे 4 के वक्त हम क्या करेंगे, जार ए और जार बी इनके दोनों के दोनों के अनियन बल्ब हम निकालेंगे। इनकी जो हेयर थे, अनियन के जो हेयर्स थे, उनको क्या करेंगे, जार ए वाले को हम क्या करेंगे, काट देंगे। मान लीजिए ये उसके अनियन, ये अनियन बल्ब है ए का, तो उसका हम क्या करेंगे, कुछ हिस्सा क्या करेंगे, काट देंगे नीचे का, कुछ हिस्सा क्या कर देंगे, काट देंगे। और जार बी में जो है उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। आपकी मर्जी है, जार ए वाले के काटो हेयर्स या जार बी वाले के काटो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, इनको रख देंगे किसके अंदर, जार के अंदर, जार जिसके अंदर के पानी है। अच्छा, अब देखिए डे 5 में आप क्या देखोगे, डे 5 में हम ये ऑब्जर्व करेंगे, जार ए में लेट कर लीजिए हमने हेयर्स को काट दिया था, तो इसमें जो ग्रोथ होगी वो कम होगी, और जार बी में जो है ग्रोथ होगी, जो होगी हेयर्स की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब आप पहले 4 दिन की रीडिंग लोगे तो उसमें आपको दिखेगा ग्रोथ सेम हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, यहाँ 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, यहाँ अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। मगर 5वें दिन आप क्या देखोगे, लेट से आपने ए वाले के जो है हेयर्स काट दिए थे, तो यहाँ पे ग्रोथ कम होगी और यहाँ पे ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, जो उसके हेयर हैं वो रूट्स हो गई, और रूट्स के जो टिप होते हैं उसी में क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, और एपिकल मेरिस्टेम को जब आपने काट दिया तो उसके इसलिए क्या होगा, ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। जैसे मान लीजिए आपको ये हेयर दे रखे हैं अनियन बल्ब के, ये अनियन दे रखा है, तो इसकी जो टिप है यहीं पे तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा ना, तो आप इसको ही जब काट दोगे तो ग्रोथ क्या होगी, उसकी होगी नहीं, ग्रोथ क्या होगी, उसकी होगी नहीं। तो इससे हमें पता लगता है एक्टिविटी से कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो रूट्स की क्या होता है, टिप में मिलता है। तो ये एक्टिविटी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, और इसके डाउट्स जो हैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछ लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।